नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे साथ यानी कि स्टेट मिरर हिंदी पे एक खास मेहमान है। भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी, जशिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी साहब, स्वागत है। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। सोढ़ी सर, आज मुद्दे बहुत, वक्त कम है। हमें 30 या 29 मिनट में सारी बातचीत करनी है। सबसे पहले कर लेते हैं ईरान इजराइल। सुनने में आ रहा है कि अब अमेरिका ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू किया है कि जमीन पे अपने ट्रुप्स, फौज घुसाने की कोशिश में है। तीन तरफ से ईरान को घेरा गया है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि इन दिनों पिछले 10 12 15 दिन से चीन और पाकिस्तान मिलके भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास घूम रहे हैं। इस चहलकदमी की क्या वजह हो सकती है? तीसरा सर, नेपाल में जो जैन जेट की जो सरकार बनी है, उसने आते ही सबसे पहले बालेन शाह, जो नए वहां के प्रधानमंत्री बने नेपाल के, उन्होंने उठा के चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया पूर्व गृह मंत्री वहां के और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को। और बांग्लादेश में सर, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने कत्लेआम कराया हिंदुओं का वहां, अल्पसंख्यकों का, भारत के साथ तल्ख रिश्ते हुए, खींचतान मची रही। ऐसे में तारिक नासिर यानी वहां के जो अब नए मौजूदा प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, वो क्या रिश्तों में मिठास घोलने की तैयारी में है? उनकी खामोशी के चलते ये अंदाजा लगाया जाए। फिलहाल सर, ईरान इजराइल के बीच अब नया जो तुर्क का पत्ता चलना शुरू किया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, 1 महीने बाद ईरान झुका नहीं है, तो क्या आप ये डराने के लिए अमेरिका कह रहा है कि हम जमीनी हमले की भी तैयारी करेंगे, उनके यूरेनियम अड्डों से जितना भरा हुआ यूरेनियम है उसको उठाने की कोशिश करेंगे? क्या सफल हो पाएगा अमेरिका, या फिर ऐसे ही अब तक जिस तरीके से रो रहा है, घिसट रहा है ईरान के सामने, वही घिसटते रहेंगे मिस्टर ट्रंप? संजीव जी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ईरान युद्ध के ठीक एक हफ्ता पहले 21 फरवरी को जब राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिकी सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोला कि अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करता है तो ईरान के लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने अपने सेना मुखिया की बात नहीं मानी, और उसके बाद हम देख रहे हैं आज 31वां दिन है और अमेरिका और इसराइल का क्या हश हो रहा है ईरान से। मैं मानता हूं कि ईरान के पास वो आर्थिक और सैनिक ताकत नहीं है जो अमेरिका और इसराइल के पास है। लेकिन ईरान ने जो भी उस पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसमें उसने इस दिन की पूरी तैयारी की, क्योंकि 11 फरवरी 1979 को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, तब से ही सत्ताधारियों को पता था एक दिन जरूर आएगा जब अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पे पूर्ण युद्ध करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए तैयारी की, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपके पहले शो में बताया, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। जहां तक बात है ग्राउंड इन्वेजन की, देखिए, अगर हम ईरान के भूगोल या ज्योग्राफी को देखें, ईरान तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, मकरान रेंजेस और एल्बर्स रेंजेस, और चौथी तरफ उसका समुंदर है। ईरान का जो समुद्री तट है वो 2440 किलोमीटर लंबा है। और ये जो समुद्री तट है, ये पथरीला है। ये बॉम्बे गोवा की तरह रेतीला नहीं है। सेना की पढ़ाई में बताया जाता है, सिखाया जाता है हमें कि जब भी कोई अटैकर टू कोई भी देश दूसरे देश पे हमले की कोशिश करता है, तो अटैकर टू डिफेंडर रेशो 3:1 होना चाहिए अगर मैदानी इलाके में जंग हो रही है। अगर पहाड़ी इलाके में जंग हो रही है तो ये रेशो 9:1 हो जाता है। ईरान के चारों तरफ पथरीला है, तीन तरफ पहाड़ियां और चौथी तरफ जो समुद्री तट है, उसमें भी बड़े बड़े पत्थर हैं, यानी वो मैदानी इलाका नहीं है। ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया है। अब सैनिक पढ़ाई के हिसाब से 10 लाख सैनिकों के लिए इसराइल और अमेरिका को 90 लाख सैनिक चाहिए होंगे। 90 लाख सैनिक तो वहां वो पहुंचाने से रहे, क्योंकि पहली बात उनके पास इतने सैनिक है ही नहीं। अमेरिका की सेना की तादाद 9.5 लाख है और इसराइल की सेना की तादाद 1,70,000 है। अगर मैं कहूं कि आज रात को अमेरिकी सरकार, इजरायली सरकार कहते हैं कि उनका देश का हर युवा सेना में भर्ती होगा, तब भी 90 लाख सैनिकों को 11,500 किलोमीटर, क्योंकि अमेरिका की दूरी ईरान से 11,500 किलोमीटर दूरी है, उसे कैसे भेजेंगे? इसराइल की दूरी ईरान से 1,762 किलोमीटर है। तो 90 लाख सैनिक तो किसी हाल में ये नहीं भेज सकते। जो भी अभी ये 8 10 12 हजार भेजेंगे ईरान में,
अगर भेजते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नादानी करते हैं, ईरान उनको चुन चुन के ऐसा मारेगा कि अमेरिका के लिए और बेइज्जती होगी। हमने देखा पिछले 3-4 जमीनी इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन जो जो अमेरिका ने किए हैं, चाहे वियतनाम में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, कितने इनके लिए बहुत ही गलत साबित हुए हैं। मैं दर्शकों बताना चाहूंगा, थोड़ा गूगल सर्च जरूर करना है शो के बाद। 1987 में जब भारतीय सेना ने अपने पैराट्रूपर्स को जाफना यूनिवर्सिटी में भेजा था श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत, दुश्मन वहां तैयार बैठा था। हमारी जब टुकड़ियां हवा से नीचे आ रही थी पैराशूट से, उन्होंने क्या हमारे साथ किया, ये दर्शक खुद गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। एयरबोन या हेलीबोन ऑपरेशंस करना जब दुश्मन आपकी ताक में पूरा तैनात हो, ये बहुत घातक होता है। और अगर मैं दोबारा कहूंगा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये गलती या नादानी की, तो इतने ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे कि अमेरिका में बवाल आ जाएगा। ऑलरेडी 2 दिन से अमेरिका में बवाल चल ही रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 51 सिटीज में ऑफिशियल प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक सड़क पे आए हैं, ये तो साफ दिखाता है अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ इतना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में तो ट्रंप को यह नादानी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी साहब, ट्रम्प गलती पे गलती कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, दुश्मनों से नहीं, अपने ही घर के लोगों से। और अपने घर में फंसना सबसे घातक होता है घर के मुखिया का। खैर, दूसरे टॉपिक हम लोग बात करना चाहते हैं चीन और पाकिस्तान। ये दोनों धीरे 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 10-15-20 दिन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और पाकिस्तान से लगी, उस पे मंडरा रहे हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है, उसका एक कारण ही, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है, भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे, और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को एक दो कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है कि चीन के लिए पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। ताइवान उनका नेशनल ऑब्सेशन है, उनका मेन मिलिट्री टारगेट है। तो जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा, जो कि अगले साल के अंत में होना है, और इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है अपने पिछले साल की 23 दिसंबर की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। तो चीन ताइवान के हमले से पहले कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा भारत पे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, पाकिस्तान इस साल कोई ना कोई एक आतंकवादी बड़ी घटना करवाएगा भारत पे, जैसे उसने पहलगाम कराया था। उसका कारण यह है कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा, और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार की। देखिए 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, तब चीन ने संकल्प किया कि वो दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जब तक वो ताइवान का हमला नहीं करता है। लेकिन चीन के लिए बड़ी एक कठिनाई थी। कठिनाई ये थी, उसके हथियार कोई भी लड़ाई में टेस्ट नहीं हो रहे थे। अमेरिका के हथियार तो दुनिया की हर लड़ाई में टेस्ट होते हैं, वो तो हमें पता है, दुनिया में कई जंग होती है, अमेरिका पहले भागता है हथियार लेके। लेकिन चीन को वो लग्जरी नहीं थी, और उसे वो पाकिस्तान में दिखी, जिसका मैंने काफी डिटेल में लेख भी लिखे हैं। ये अपराक्रम 2001 के बाद चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बेचने शुरू किए। तो इस साल भी पाकिस्तान कोई पहलगाम पुलवामा टाइप
एक आतंकवादी हमला करवाएगा भारत में, ताकि एक छोटा सा युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग हो, जिसमें चीन के लेटेस्ट हथियार टेस्ट किए जाएं, क्योंकि चीन ताइवान के हमले से पहले अपने सारे आधुनिक हथियार को पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट करवाएगा, और तभी वो चीन का युद्ध करेगा। लेकिन जहां तक भारत में पूर्ण युद्ध की बात है, टू फ्रंट वॉर की बात है, वो 2030 से पहले नहीं होगा। उसके चार बड़े बिंदु हैं, मैंने कई बार आपके शो पे जिक्र किया, इस बार आज वक्त की कमी है, लेकिन कभी इस पे और फिर डिटेल पे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। शुक्रिया। मैं जो स्टेट मिरर हिंदी के साथ इस वक्त सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हमारे जुड़े हैं, दर्शक, उनको बताना चाहेंगे इस वक्त हम कई मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों बात कर रहे हैं, और हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ में, आपके आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और हमारे खास मेहमान इस कार्यक्रम के हैं भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी साहब बता रहे थे अभी तक ईरान, इजराइल और अमेरिका में क्या चल रहा है, और ईरान के आगे कैसे अमेरिका झाग डाले हुए है, नाक रगड़ रहा है, और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। चीन पाकिस्तान पे बात हो गई कि क्या मंशा चल रही, किस तरीके की वो चहलकदमी कर रहा है, भारत में नजर रख रहा है, निगरानी कर रहा है अपने सीमाओं की। सर, तीसरा मुद्दा है नेपाल में सबसे पहले युवाओं की, जैसे ही अब चंद दिन पहले जैन जेट की गवर्नमेंट बनी, बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री बने हुए, इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। उन्होंने सबसे पहले सर अरेस्ट करवाया है, भारत की एक अनिल कपूर की मूवी थी नायक, उसके स्टाइल में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के केपी शर्मा ओली को, और वहां के पूर्व गृह मंत्री को। सर क्या है, मतलब ये बदले की भावना से हो रहा है अब, या फिर नेपाल सुधार की ओर जाएगा? बिना अनुभव के ये जैन जेट की गवर्नमेंट जो है युवाओं की, क्या इसमें इतना मादा है? मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है सर ये सब। संजीव जी, देखिए, जब पिछले साल 5 अक्टूबर को ईरान में जेनजी रेवोल्यूशन हुआ, तब तक जो बालन शाह थे वो काठमांडू के सिर्फ मेयर थे, कोई एक बड़े ताकतवर एक राजनेता नहीं थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने काठमांडू के मेयर होते हुए काफी अच्छा काम किया था काठमांडू के लिए, तो जेन जी के रेवोल्यूशन के बाद पिछले साल वहां की अधिकतर आवाम को लगा कि बालन शाह है जो नेपाल को मुसीबतों से निकाल सकता है। और तभी जब इस साल 5 मार्च को इलेक्शंस हुए, तो बड़ी भारी बहुमत से बालन शाह जीते। अब उनके सामने एक चीज थी कि जिस तरह से नेपाल की आवाम ने उन पे कॉन्फिडेंस रखा था, उन्होंने उस पर खरा उतरना था। और उन्होंने जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को अरेस्ट किया, बिल्कुल उन्होंने उसी भावनाओं को सम्मान करते हुए किया, क्योंकि नेपाल की ये मांग थी कि ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। क्योंकि हमें पता है कैसे रेवोल्यूशन हुआ था, ये जितने पहले के मंत्री थे, ये ऐशो आराम में रह रहे थे, इनके बच्चे बड़ी महंगी महंगी चीजें ट्विटर इंस्टाग्राम पे डालते थे, और फिर हैशटैग चला था नेपोकिड, जिसकी वजह से ये पूरा जेनजी रेवोल्यूशन हुआ। तो अब तक तो बालन शाह की तरफ से कोई भारत विरोधी बयान नहीं आया। अब तक तो वो सिर्फ नेपाल की अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि हमें बालन शाह को 6 महीने देने चाहिए, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब बालन शाह काठमांडू के मेयर थे, उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा लगाया था, जिसमें कुछ इलाके वो थे जो भारत की टेरिटोरियल जमीन है, जैसे लिपुलेख का इलाका। तो ये जो, जब इन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का एक नक्शा लगाया था जिसमें भारत के कुछ जमीन के हिस्से थे, तो ये तो बात है कुछ साल पहले की। लेकिन अब जैसे वो प्रधानमंत्री बने, एक भारी बहुमत के साथ पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, और अब तक जैसे मैंने कहा कि कोई उनके तरफ से कोई भारत विरोधी बयान नहीं आया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें थी, कई साल तक वो बिल्कुल भारत से दूर हो गई थी और पूरी चीन की गिरफ्त में हो गई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें 6 महीने बालन शाह को देखने होंगे, क्योंकि ये 6 महीने में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान, चीन पूरी कोशिश करेंगे बालन शाह को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। और चीन के पास तो बेशुमार पैसा है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये हकीकत है कि आज की दुनिया में पैसे का बोलबाला है। तो डेफिनेटली अब तक तो जो भी रुझान आ रहे हैं बालन शाह से, भारत भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन हमें 6 महीने का टाइम उन्हें देना होगा। थोड़ी सर, आपने नेपाल और भारत की बातचीत के बीच में जो मैंने सवाल किया था इस मुद्दे पे, बालिन शाह को लेकर, नए वहां के प्रधानमंत्री बने हुआ, आपने चीन का जिक्र किया। मैं भी आपसे सवाल करता, लेकिन आपने उससे पहले चीन लिया है बीच में। पिछली जितनी भी हुकूमतें रही उनमें ज्यादातर, खासतौर से केपी शर्मा ओली,
जो प्रधानमंत्री अब अरेस्ट कर लिए गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, वो तो बहुत ही चीन के करीब थे। बालन शाह के बारे में आपने बताया कि ग्रेटर नेपाल का जो नक्शा लगाया था उसमें भारत के कई हिस्से अपने उसमें नक्शे में अपने दफ्तर में दिखा रखे थे। क्या बालन शाह चीन की गोद में बैठने से शर्माएंगे? लिहाज करेंगे भारत का, भारत से संबंधों का, बड़े भाई का, छोटे भाई का रिश्ता, या कहीं पैसा बीच में चीन जब फेंकेगा तो उधर को लुढ़क सकते हैं? देखिए संजू जी, जैसे मैंने कहा कि ये कड़वा सच है, लेकिन हकीकत है कि पैसे का बोलबाला है। अब तक तो बालन शाह ने कोई ऐसे चीन की तरफ जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। बालन शाह ने अब तक बड़ी मेच्योरिटी के साथ अपनी सत्ता को संभाला है, भारत विरोधी कोई बयान नहीं दिया। और बालन शाह को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत और नेपाल का शताब्दियों पुराना अटूट रिश्ता है, सांस्कृतिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और सैनिक तौर पे, जिसपे मैंने कई लेख भी लिखे हैं। इतना मैं कहना चाहूंगा कि इतने हिंदू हमारे हैं भारत में, इतने हिंदू हैं नेपाल में, भारत और नेपाल में इतने प्रसिद्ध हिंदू धर्म के मंदिर हैं, जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में धार्मिक श्रद्धालु भारत से नेपाल जाते हैं मंदिरों में आस्था देने के लिए। नेपाल से लाखों की तादाद में भारत में आते हैं धार्मिक श्रद्धालु भारत के मंदिरों में आस्था देने के लिए। तो बालन शाह को कहीं ना कहीं ये चीज भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में बहुत अटूट रिश्ता है जो शताब्दियों पुराना जाता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारे सांस्कृतिक जो हमारे टाइज हैं कितने अच्छे हैं। भारत नेपाल के बीच में जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। हर साल कितने लाखों की तादाद में नेपाली नागरिक यहाँ काम करने के लिए आते हैं, उन्हें कितनी इज्जत से हर भारतीय घर उन्हें रखता है, वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच में तो मैं 12 घंटे भी नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ कितने हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो मेरे को उम्मीद है, और उम्मीद पे ये दुनिया कायम है, कि बालन शाह इन सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे। क्योंकि अगर हम पूरे एक वेइंग स्केल में देखें, शताब्दियों पुराने भारत नेपाल के रिश्ते, शताब्दियों पुराने नेपाल चीन के रिश्ते, तो पलड़ा हमेशा भारत नेपाल का ही हमेशा भारी होगा, क्योंकि हमारे बीच में इतने अटूट संबंध हैं जिसका मैं जिक्र, मैंने कहा, मैं घंटों तक कर सकता हूं। तो मेरे को उम्मीद है कि बालन शाह भारत के साथ रहेंगे, कोई ऐसी अपने देश में गतिविधि नहीं होने देंगे जो भारत के खिलाफ हो। ये सबसे ज्यादा अमेरिका को भी खल रहा होगा बाली शाह का इस तरीके से युवा प्रधानमंत्री बनना, जो शायद अभी जो युवा पीढ़ी है मौजूदा वक्त की और भविष्य की अगली पीढ़ी एक दो, उनके बीच में बालिन शाह एक सुपर हीरो बन के उभरे हैं। ऐसे में सर अमेरिका को भी खटक रहा होगा बालिन शाह कहीं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए संजय जी, मेरे को अमेरिका का तो इसमें कोई ज्यादा रोल या ज्यादा सोच समझ नहीं, क्योंकि अमेरिका का इस पूरे साउथ एशिया में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। उसके जो कारण है वो अलग है। जहां तक नेपाल है, मेरे को नेपाल की ज्यादा मैं सोचता हूँ चीन के नजरिए से, क्योंकि नेपाल एक काइंड ऑफ अ बफर स्टेट है चीन और भारत के बीच में। अगर नेपाल पूरी तरफ चीन की तरफ अलाइन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जो कि अब तक बालन शाह के उसमें टाइम में नहीं हो रहा है। तो मैं नेपाल के रिश्तों को भारत के साथ चीन के नजरिए से देखूंगा, क्योंकि जो युद्ध होना है वो भारत पाकिस्तान और चीन का होना है, जो हम बार बार जिक्र करते आए हैं आपके शो पे। तो हमारे लिए मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है चीन के नजरिए से नेपाल के रिश्ते, चीन के नजरिए से जो पाकिस्तान कर रहा है, और भारत की जो सुरक्षा है वो नेपाल कितना हमारे साथ रहता है, हमारी सुरक्षा में उतनी इजाफा होगा अगर नेपाल हमारे साथ खड़ा हो। लेफ्टिनेंट सोढ़ी साहब, एक सवाल और आ रहा है कि बालन शाह के साथ वहां देश में जो कुछ हो रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनसे सरकारें अब भारत के साथ संबंध बनाए रहे, वहां की कूटनीति, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के साथ जो भी रहे, पुराने पॉलिटिशियंस के साथ रहे, जो सब अब नए जो गवर्नमेंट बनी है युवा गवर्नमेंट, इसके टारगेट पे होंगे। ये सब कहीं इस युवा सरकार को नेपाल की खलेगा तो नहीं, कहीं खाई तो नहीं पैदा करेगा? ये अब भारत किस तरीके से अब नेपाल को एडजस्ट करके चलेगा? इस नई सरकार के साथ भारत चल लेगा लेकिन नेपाल चलेगा नहीं चलेगा? एक बहुत छोटे से में हम जवाब चाह रहे थे, जिज्ञासा है। देखिए, नेपाल को ये चीज समझनी चाहिए कि उसको ज्यादा फायदा उसके देश के लिए कहां से है, चीन से या भारत से।
कोई बच्चा भी नेपाल का बता देगा कि नेपाल को ज्यादा फायदा होगा भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो एक गहरी डोर है वो है हिंदू धर्म। नेपाल में अधिकतर जो मेजोरिटी है हिंदू धर्म के लोग हैं, भारत में अधिकतर मेजोरिटी हिंदू धर्म के लोग हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लाखों की तादाद में हमारे धार्मिक श्रद्धालु भारत से नेपाल जाते हैं वहां की मंदिरों में आस्था देने के लिए। नेपाल से भारत में इतने बड़े बड़े मंदिरों में आते हैं अपनी आस्था देने के लिए। तो जो एक अटूट डोर है वो है हिंदू धर्म। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत को इस वक्त जो अग्निपथ स्कीम है जो 2022 में लागू हुई और उसके बाद नेपाल ने एक भी सैनिक नहीं भेजा, हमें उसमें नेपाल के लिए थोड़ा चेंज या संशोधन करना चाहिए ताकि हमारे नेपाल के नागरिक भी हमारी गुरखा रेजिमेंट में आए। अग्निपथ स्कीम से पहले हर साल तकरीबन 40,000 से 50,000 नेपाली नागरिक भारतीय सेना की गुरखा रेजिमेंट में सैनिक बन के आते थे। ये एक बड़ा अच्छा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था। जब यही सैनिक रिटायर होकर नेपाल में सेटल होते थे और गांव में जाके सेटल होते थे, आप समझ सकते हो कि उनका प्यार भारत के लिए कितना होगा। उनकी पेंशन भारत से आ रही है, उनका लगाव भारत से है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भारतीय दूतावास है काठमांडू में, वहां पे जो डिफेंस अटैचे या आर्मी ऑफिसर पोस्ट होते हैं वो हमेशा गुरखा रेजिमेंट के होते हैं और वो हमेशा अपने कार्यकाल में कई गांवों में जाते हैं, वहां पे पेंशनर से भूतपूर्व सैनिकों से मिलते हैं। ये एक जो बहुत बढ़िया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था जो कि 2022 से पूरा खत्म हो गया अग्निपथ स्कीम आने से। मेरे को मेरा ये रिकमेंडेशन है कि हमें नेपाल के लिए ये चीज दोबारा खोलनी चाहिए, उनके सैनिकों के लिए, जो भी वहां की सरकारों से बातचीत करके, क्योंकि ये 40-50 हजार नेपाली नागरिक हर साल आके भारतीय सेना में अपनी सेवा देना, ये बहुत बढ़िया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट था जिसके जो इम्प्लीकेशंस है वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत गहरे। उड़ीसा, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में स्टेट में हिंदी के दर्शक, श्रोताओं, सब्सक्राइबर्स के लिए हम बस एक चीज और बात करना चाहते हैं टॉप के। भारत बांग्लादेश, जब से नई सरकार वहां पे आई है तब से तारिक रहमान साहब जो वहां के युवा प्रधानमंत्री हैं, विरासत में उनको राजनीति मिली है, ये एकदम शांत हैं। तो ये तो तय हो गया है कि जब तक मोहम्मद यूनुस वहां थे तब तक कत्लेआम गदर मचा था। और शायद वो इसलिए मचा रहे होंगे कि जितना कत्लेआम कराएंगे, भारत के खिलाफ जितना शोर मचवाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश में, उतना पाकिस्तान खुश होगा और बांग्लादेशी उनके मतलब उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया, ये गले का फंदा बन गया उनके। और ऐसे में तारिक नासिर की रहमान की खामोशी जो मौजूदा प्रधानमंत्री बांग्लादेश की कहां खड़ी कर रही है भारत और बांग्लादेश के संबंधों को। हालांकि आप बार बार ये कहते हैं कि अभी 6 महीने दीजिए, लेकिन सर एक जिज्ञासा है, क्योंकि पूत के पांव पालने में पता लगने लगते हैं कि आगे क्या निकलेगा जाके। उस नजर से मैं एक सवाल कर रहा हूं। समय कम है हमारे पास, 5 मिनट बचे हैं। संजीव जी, देखिए, अब तक तो बांग्लादेश से भी रुझान बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने आपके चैनल पे एक पूरा शो किया था बांग्लादेश पे कुछ समय पहले। तो अब तक तो रुझान बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसी भारत विरोधी गतिविधि नहीं वहां से आई है 17 फरवरी के बाद जब तारिक रहमान ने शपथ ग्रहण की। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया कि कोई हिंदू धर्म के आदमी कोई औरत को वहां पे मारा गया हो या कुछ उसके साथ हो, जैसे हमने मोहम्मद यूनुस के 18 महीने के कार्यकाल में देखा। देखिए, जैसे नेपाल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, बांग्लादेश के साथ भी तो हमारे अच्छे रिश्ते हैं। भारत ने ही तो, भारतीय सेना ने ही तो पाकिस्तान के दो टुकड़े किए तो 1971 में, जैसे बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। जैसे बांग्लादेश में, वैसे वेस्ट बंगाल में जो बंगाली कल्चर है, ये बंगाली कल्चर बहुत गहरा है। बंगाली कल्चर किसी एक धर्म विशेष नहीं है। वहां पे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने आप को बंगाली कल्चर में इतना अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं, बंगाली लैंग्वेज में उन्हें इतना गर्व है, बंगाली आस्थाओं में उन्हें इतना गर्व है। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है बांग्लादेश के लिए उस 18 महीने के काले दौर के बाद जब मोहम्मद यूनुस वहां सत्ता में थे, कि बांग्लादेश के नागरिक भी जानते हैं उनके कितने रिश्तेदार वेस्ट बंगाल में हैं, उनके कितने कट्टर मित्र उनके वेस्ट बंगाल में हैं। अ, अ, बस डायरेक्ट चलती थी ढाका और कलकत्ता के बीच में। अब मेरे को पता नहीं वो चलती या नहीं, लेकिन कुछ समय पहले तक चलती थी। तो देखिए, जिस जो ये रिश्ते अच्छे थे, और इसमें जो मेन कारण है वो है बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा। तो अब तक तो बांग्लादेश से भी अच्छे रुझान आ रहे हैं, जैसे मैंने आपके पहले शो में भी कहा था। 6 महीने हमें तारिक रहमान को भी देने होंगे, क्योंकि जैसे नेपाल से शांति आ रही है, बांग्लादेश से शांति आ रही है,
ये डेफिनेटली चीन और पाकिस्तान को की तो नींदें उड़ा रही होंगी। तो डेफिनेटली चीन और पाकिस्तान भी तो कुछ हरकत करेंगे। तो अगले 6 महीने बताएंगे। अब तक तो सारे रुझान बांग्लादेश से भी बड़े पॉजिटिव हैं भारत के बांग्लादेश की जनता, जिसने वहां की उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था और उनकी जान बचाने के लिए उनको अपनी भारत में शरण लेनी पड़ी, राजनीतिक शरण, वो आज भी यही है। वही बांग्लादेश की जनता, वही बांग्लादेश का मतदाता मोहम्मद यूनुस के टाइम में काल बन के टूट पड़ा था बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर। मोहम्मद यूनुस भी नहीं है, लेकिन जनता वही है। ऐसे में क्या मोहम्मद यूनुस ठिकाने लगा दिए गए ये माना जाए जनता ने? क्योंकि उन्होंने वोटिंग अपने लिए भी कराई थी, साथ साथ जनरल इलेक्शन के साथ उन्होंने अपने लिए भी वोटिंग कराई थी, और वो कहीं खड़े नहीं हो पाए। ऐसे में तारिक रहमान का रास्ता आसान हो जाएगा भारत के साथ संबंधों के लिए? और क्या मान लिया जाए कि मोहम्मद यूनुस पूर्ण रूप से ठिकाने लग चुके हैं, जो कि अमेरिका के प्लांटेड थे भारत के खिलाफ बांग्लादेश में? तलजी जी देखिए, जो घर का मुखिया करता है वही घर के सदस्य का। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, भारत विरोधी कोई गतिविधि नहीं आई, हिंदू धर्म पे के लोगों पे वहां कोई वार नहीं हुए। 18 महीने के काले दौर जो यूनस का था, क्योंकि यूनिस ने चुप्पी बांधी, लोगों को शय मिला। देखिए, हर देश में कुछ लोग तो होते हैं जो बिल्कुल कट्टरवादी होते हैं, जो दूसरे धर्मों को कोई इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन अगर देश का मुखिया एक सही मैसेज भेजाए, किसकी हिम्मत नहीं होती है वो काम करने की। 18 महीने क्यों बांग्लादेश में खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां और हिंदू धर्म के लोगों पे वार हो रहे थे? क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने चुप्पी बांधी हुई थी। और चुप्पी का मतलब लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ है। तो ये जो काला दौर खत्म हुआ 17 फरवरी इस साल, और जिस तरह से तारिक रहमान ने अपने पहले भाषण में शपथ ग्रहण के बाद बोला कि बांग्लादेश सारे हिंदुओं का है, सारे मुसलमानों का है, सारे ईसाइयों का है, सारे बौद्ध धर्म के लोगों का है, यही एक संदेश लोगों के लिए काफी था। तो जो मैंने कहा कि अगर घर का मुखिया जो भी चीजें करे, घर के सदस्य उसे उसका पालन करते हैं, उसी तरह देश का जो नेता होता है, जो सत्ताधारी नेता होता है, जो वो कहता है, जो उसके बयान होते हैं, वही देश की प्रजा करती है। तो ये तारिक रहमान के केस में क्लियर हो गया कि उसने पहले संदेश में ही बोल दिया कि ये बांग्लादेश सारे धर्म के लोगों का है। तो उसके बाद तो अगर किसकी हिम्मत होती भी तो उसे पता था कि मेरे पे तो इतने लट पड़ेंगे कि मैं अगर कोशिश भी करूं। देखिए, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। खत्म मतलब कोई हिंदू धर्म के आदमी पे या औरत पे कोई वार नहीं हुआ, कोई भारत विरोधी वहां से बयान नहीं आए। नहीं तो हमें याद होगा 18 महीने में हमने कितने शो किए आपके चैनल पे। आए गए दिन वहां पे चिकन नेक को लेके, उसको लेके कोई ना कोई बवाल मचा ही रहता था बांग्लादेश की जमीन से। लेकिन सब 17 फरवरी के बाद खत्म हो गया। शुक्रिया लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी साहब। वाकई में मैं आपका कायल हूं। आपकी योग्यता का जियो पॉलिटिक्स हो, सैन्य रक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, विदेश नीति हो, कूटनीति हो, लेकिन आपसे किसी भी टॉपिक पे बात की जा सकती है। आपने वही आज फिर से कमाल किया। हमने एक प्रोग्राम में 4 टॉपिक बात की: ईरान, इजराइल, नेपाल भारत, बांग्लादेश भारत, और चीन, पाकिस्तान भारत। लेकिन आपने हर एक में खुल के आंसर किए। आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर्स खुल के जो उनके मन की बात है हम वो सुनेंगे और उसी हिसाब से आगे सोडी साहब से बात करेंगे। शुक्रिया सोडी सर।